नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। 5 साल में एक बार नहीं बल्कि रोज अपने हक की आवाज उठाकर दस्तक देने का मौका देखने वाले शो में आपका स्वागत है। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको पहली दस्तक दर्जनों योजनाएं बनाकर भी जनता को शौचालय में रहने के लिए मजबूर करने वालों पर देनी। दूसरी दस्तक जनता के पैसे से गंगा पर रिसर्च के नाम पर करोड़ों रुपए की इमारत खड़ी करके धूल फांकने को मजबूर करने वालों पर होगी। तीसरी दस्तक होगी कोरोना से मौत का सच छिपाने वाली आंकड़ों की बाजीगरी करने वालों के खिलाफ। और चौथी दस्तक आपको आज देनी है उन कुनीतियों के विरुद्ध जिन्होंने युवाओं को एक तरफ कोरोना का कुआं और दूसरी तरफ बेरोजगारी की खाई के बीच छोड़ दिया है। तो पहली खबर आज की उस बिहार से, जहां दावा सुशासन का है, लेकिन जिन योजनाओं का ढिंढोरा पीट कर जनता का पैसा खर्च किया जाता है, क्या वही योजनाएं जनता तक पहुंच पाती हैं? हमारी मांग है कि आम आदमी का पैसा लगाकर शुरू की जाने वाली योजनाओं के ऑडिट का भी इंतजाम सरकारें करें, ताकि पता चले कि अगर आवास देने की योजना शुरू की तो ऐसा तो नहीं कि जनता शौचालय में रहने को मजबूर है। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी जो जनता सत्ताधारियों और सत्ता के संरक्षण में चलते सिस्टम पर भरोसा करती है कि उपेक्षा नहीं होगी, उस अपेक्षा पर पूरी व्यवस्था शर्मसार करती है। जब घर पाने के लिए रिश्वत ना देने के दावे के साथ बुजुर्ग महिला शौचालय में रहने के लिए मजबूर कर दी जाए और ईमानदारी से अपना पेट काट कर टैक्स भरने वाली जनता के पैसे से बना गंगा रिसर्च सेंटर 2 साल बाद भी धूल खाता रहे, तो पहली दस्तक देने बिहार की राजधानी पटना से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा तक चलते हैं। देखिए एक बुजुर्ग महिला जिसके पीछे रखा दिखता है 1 किलो आलू, पाव भर प्याज, छठाक भर लहसुन, 2 बर्तन, बोरी में कुछ सामान। तो ये बुजुर्ग महिला कहाँ बैठी? अगर वही जगह इनका बासरा है तो फिर शर्मनाक है बुजुर्गों को सम्मान देने वाले सरकारी दावों का सच। क्योंकि नालंदा की मकरौता पंचायत में दीरीपुर गांव के भीतर 75 साल की कौशल्या देवी जिस ईंट सीमेंट के छोटे से ढांचे के बाहर बैठकर पंखा झलती दिखती हैं, दरअसल ये एक शौचालय है। और दावा है कि कौशल्या देवी और उनकी 8 साल की पोती के लिए रहने का यही ठिकाना है। यकीन नहीं होता कि पटना से 1.5 घंटे की दूरी पर सुशासन ऐसा गुम हो जाता है कि जनता से वोट लेने वाली राजनीति आम आदमी को घर के नाम पर शौचालय में जिंदगी गुजर बसर करने के लिए छोड़ दे। क्या ये सच है? कौची नाम बोलो? कौशल्या देवी। हाँ। सोच रही कि शौचालय में रह के जिंदगी काट रही है, ऐसा महिला को भी खोलने नहीं दिया जा रहा है। खाना है और में खाना को ना होते आपके देख मन की कर के। जहां पीएम और सीएम के पद के नाम पर आवास योजनाओं का अंबार फाइल से भरा है, वहां अगर नालंदा के इस दीरीपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला का जीवन संवेदनाओं के नाम पर कुछ लोगों की तरफ से दे दिए गए शौचालय में बीत रहा है, तो फिर पूछना जरूरी है कि जिम्मेदार कौन? समाज सेवक के तौर पर काम करने वाले स्थानीय सुनील कुमार के आरोप इन तस्वीरों के साथ सुनिए। 2017 में आवास में नाम आया था। अच्छा। कॉलोनी में नाम आया था, तो जो पूर्व में आवास पर्यवेक्षक थे उनके जरिए राशि का मांग हुआ। राशि ऐसे महिला जो खुद शौचालय में ज़िंदगी बसर कर रहा है, तो राशि कहाँ से दे पाएगा? राशि नहीं देने की वजह से 2 बार नाम आया इनका, तो नाम शुद्धिकरण के दरमियान इनको हटा दिया गया डाटा से। इसी गांव में कौशल्या देवी का मिट्टी का घर था, बहुत पहले टूट गया। बेटे बहू नहीं रहे। गांव वाले कहते हैं मांग कर ही पोती के साथ अपना जीवन कौशल्या देवी चलाती है। दिक्कत तो है बेटा कि बैसाख है, जैसे पानी इतना पार रहले है तो जाइए सब वैसी ही रहा है। कैसे रहा हो? अब कौची करिए, रात भर ऐसी मच्छर मुझ के खो है। कोची में रह रहा तू? अब रहा यही ना यार। कोची है? अब कौन चीज समझा खाना लगे सब कौन उपाय ना कर। आवास योजना में रिश्वत न देने पर घर न मिल पाने का आरोप, लेकिन यहाँ के अधिकारियों का दावा कुछ अलग है।
हम लोग रात में जाके जांच किए, शाम को जब न्यूज़ मिला तो ये बात गलत पाया गया। शौचालय उसके बगल में एक रूम है, उसमें वो रहती हैं और शौचालय में कुछ सामान रखा हुआ था। और हम लोग जब गए तो महिला अपनी पोते के साथ उस कमरे में सोई हुई पाई गई। उसमें बिस्तर था, मसहरी लगी हुई थी और उसमें वो लोग सो रहे थे। तो शौचालय में जो रहने की बात जो वायरल हो रही है वो गलत है। अगर सब कुछ मिल रहा है तो ये तस्वीरें क्या झूठी हैं? गांव वालों के दावे झूठे हैं? और भविष्य में क्यों नहीं अभी तुरंत इन्हें सरकारी आवास दिया जाता है? इसीलिए हम कह रहे हैं, खाक हो जाती हैं जनता की उम्मीदें प्रशासन और सरकारों को खबर होने तक। इस बात की दस्तक अब वापस नालंदा से पटना कर दीजिए। यहाँ एक तरफ जनता को शौचालय में जिंदगी काटनी पड़ती है, दूसरी तरफ करोड़ों की इमारत 2 साल से कूड़ा होती है। आज तक संवाददाता उत्कर्ष सिंह पटना में उस गंगा रिसर्च सेंटर के भीतर दाखिल होते हैं जिसका शिलान्यास नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत केंद्र और बिहार सरकार की योजना में 243 करोड़ की लागत से किए जा रहे कई कामों के बीच किया गया। 17 फरवरी 2019 को खुद प्रधानमंत्री ने पटना में इस गंगा रिसर्च सेंटर का शिलान्यास किया। पत्थर और तारीख गवाह है। गंगा नदी से जुड़े शोध कार्य करने के लिए पटना में गंगा रिसर्च सेंटर 2 साल से बनकर तैयार है, लेकिन इसकी हालत देखकर ऐसा लगता है कि एक रिसर्च तो इस इमारत पर भी की जा सकती है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर ये गंगा रिसर्च सेंटर जो कि नमामि गंगे योजना के तहत बनाया गया है, पिछले 2 साल से बनकर तैयार है और इसकी हालत देखिए कि जो इमारत में शीशे लगे हुए हैं वो टूटकर बिखर चुके हैं। जिस बिहार में आम आदमी की औसत आमदनी प्रति महीना 4,000 रुपए यानी करीब 133 रुपया दिन का, उस बिहार की राजधानी में अगर करोड़ों रुपया जनता का लगाकर प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गंगा रिसर्च सेंटर बनाकर भी सिस्टम 2 साल इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर समझिए जनता की फिक्र पर संजीदगी कितनी है। इमारत बनकर तैयार है, यहाँ पर आज तक कोई रिसर्च हुआ नहीं। रिसर्च तो छोड़िए, यहाँ इमारत के अंदर आपको गार्ड और सफाई कर्मियों के अलावा कोई दिखाई भी नहीं देगा। जिस सेंटर से ये शोध होना था कि गंगा का पानी कैसे शुद्ध होगा, जहाँ ये रिसर्च होनी थी कि गंगा के पानी में अशुद्धता कैसे दूर होगी, जहाँ गंगा को माँ का फिर से साफ सफाई के साथ वास्तविक दर्जा दिलाने वाली पढ़ाई लिखाई रिसर्च होनी थी, वहाँ कहते अब नशेड़ी बैठने लगे हैं और कोई अधिकारी आता नहीं। यहाँ पर कोई आता वाता है देखने रखने की क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? कोई अधिकारी कभी आया? अधिकारी तो पहले आए थे, करीब लगता है कि साल 2 साल भर हो गया होगा जी। अंदर में क्या क्या है, कुछ है? अंदर में जो है कि सब चीज़ बन के तैयार है और खाली है। मतलब कुर्सी मेज टेबल भी नहीं है, कोई मशीन नहीं है, एसी लगी हुई है सिर्फ? जी हाँ, एसी लगी, एसी है। उसके अलावा, एसी के अलावा? जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। करोड़ों रुपया लगा, इमारत नगर निगम को सौंपी गई। दावा है कि नगर निगम भी नहीं सोच पा रहा कि इस गंगा रिसर्च सेंटर का क्या करे। और तब कचोटती है नालंदा वाली तस्वीर, जहां गरीब बुजुर्ग शौचालय में पड़ी लाचार दिखती है और पटना में खड़ा गंगा रिसर्च सेंटर, इसका करना क्या ये भी ना विभाग को पता है, न मंत्री को, किसी को कोई खबर नहीं। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के तहत इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण तो कर दिया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद अभी तक सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। यही वजह है कि जनता के करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद बनाई गई ये इमारत फिलहाल धूल फांक रही है। पटना नगर निगम के अधिकारियों से लेकर नगर विकास मंत्री तक से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उत्कर्ष कुमार सिंह, आज तक, पटना। आम आदमी की कोरोना से मृत्यु हो जाए और सरकार ठीक से गिन न पाए तो जरूरी है दस्तक देना। आज अचानक सुबह सभी चौंक गए जब देश में एक दिन में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 6138 बताया गया, क्योंकि इतनी मौत एक दिन में कभी नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद पता चला कि मौत के आंकड़ों में इतने बड़े इजाफे की वजह है बिहार, जो अभी तक यही गिन रहा है कि उनके राज्य में कितने लोगों की जान कोरोना से गई है। तो क्या जिंदगी न बचा पाने वाली व्यवस्था मृत्यु का भी हिसाब नहीं कर पाती? मर रहे थे जब मरीज अस्पतालों में बिहार के इलाज के इंतजार में हाथ जोड़कर। क्या बिहार का स्वास्थ्य विभाग इन्हीं आम लोगों की
टूट चुकी सांसों का हिसाब भी ठीक से नहीं रख पाया। सुन रहे हैं ना नीतीश कुमार, ये चीखें ये आपके राज्य की है, आरा की। मरीज मेरी आंख के सामने मर गया, हमने डॉक्टरों को भी फोन किया, अस्पताल में हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन किया, नहीं उठाया किसी ने फोन, कोई मदद नहीं आई है। ये नहीं देखना चाहते हम, कोई सलाह नहीं दिया। कौन होगा जिम्मेदार? क्यों इन्हीं मौत के आंकड़ों में बाजीगरी बिहार में अब तक की जाती रही? अगर नहीं तो जिस बिहार में 7 जून तक कोरोना से मौत का नंबर सरकारी फाइल में 5424 था, वो अगले दिन 8 जून को अचानक 9429 कैसे हुआ? एक ही दिन में मौत का आंकड़ा 3951 बढ़ जाता है। तो क्यों ना मान ले कि इलाज न दे पाने वाले अब मौत के नंबरों से खेलने लगे। संवाददाता सुजीत कुमार झा ने पूछा सीधा सवाल बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से। क्या पहले इसमें कोई कोताही आपको नजर आती है अधिकारियों की, जिन्होंने संख्या में इस तरह से कमी कर दी और आज ये सरकार के सामने इतनी बड़ी संख्या में? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ी महामारी आई थी और आप सब लोग उसके गवाह हैं कि इस आपदा के समय में संपूर्ण प्रशासन लोगों को बचाने में लगा था। फिर भी सरकार के स्तर से ये कहा गया है कि यदि किसी भी स्तर पे किसी व्यक्ति के द्वारा लापरवाही समझ में आएगी तो उस पर कार्रवाई भी होगी। जरा सोचिए, आम आदमी की जान जाए और सरकार जान जाने की गिनती ना कर पाए। ये मौत के नंबर घटाने बढ़ाने का कौन सा सौदा हो रहा है, जहां भूल चूक लेनी देनी करके कहा जाता है कि हम दोबारा गिन रहे हैं। इस तरीके से हमने विशेष प्रयास किए, ढूंढा उन लोगों को जिनके परिवार में ऐसी आपदा हुई थी। छिपाया नहीं, ढूंढा आप लोगों ने। तभी तो हम ही लोगों ने तो करके ये सारी चीजें लाई हैं। सोचिए, जिन्हें विशेष प्रयास इस बात का करना पड़े कि आखिर उनके राज्य में मृत्यु कितनी हुई, तो वो जिंदगी बचाने में कितने संजीदा होंगे। अब सफाई में दलील ये कि कई लोगों की मौत घर में आइसोलेशन के दौरान हुई, कुछ की मौत घर से अस्पताल जाते वक्त हुई और कई लोगों की कोरोना से ठीक हो जाने के बाद और जांच के बाद ऐसे कई मामलों को जोड़ा गया। दरअसल सत्ता ही जोड़ तोड़ से जब हासिल होती है तो मृत्यु का आंकड़ा भी बताने में जोड़ तोड़ करनी पड़ जाती है। इसकी वजह दिखाती इन तस्वीरों को देखिए, जब मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी। सरकारी अस्पताल के बाहर बेसुध राम सहाय जैसे मरीजों को ऑक्सीजन लेवल बेहद गिर जाने के बाद बिना एम्बुलेंस दूसरे अस्पताल भेज दिया जा रहा था। सिस्टम ने इस मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया। ऑक्सीजन का स्तर गिरा, हमारी मिन्नतों के बाद उसे स्ट्रेचर पर ऑक्सीजन दी गई 15 मिनट के लिए और डॉक्टर ने कागज़ पर लिख दिया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, PMCH ले जाइए। राम सहाय के 2 बेटे एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं कर पाए, गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर पाए और इस मोटरसाइकिल पर लेकर पटना के लिए जा रहे हैं। नहीं पता उनकी ये यात्रा पूरी होगी भी या नहीं होगी। ये बिहार की स्थिति है, न एम्बुलेंस है, न डॉक्टर है, न नर्स है, न मेडिकल स्टाफ है। व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। सरकार कब बता रही है? जब माननीय उच्च न्यायालय ने कहा ये आंकड़ा डाटा जो सरकार दे रही है ये फर्जी है, आप जांच कराइए। अब जांच करा करके प्रथम दृष्टया सरकार ने अभी करीब 4000 ये पाया गलती थी। अब बताइए, जिन ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना से जिनकी मौत हुई है उसका तो जांच ही नहीं सरकार करा पाई। शास्त्रों में कहा गया कि आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है। बिहार में मौत के आंकड़े छिपा
हालांकि देश में अधिकतर राज्य हैं जहां पर मृतकों की संख्या को लेकर संशय है और सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार ने शुरुआत की है, उम्मीद है बाकी राज्य भी कम से कम ये देखेंगे कि मृतकों की संख्या कहीं वाकई ज्यादा तो नहीं थी। बहरहाल जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। ये बात राजस्थान के बेरोजगार युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही ठंडी पड़ती दिखी, राजस्थान में बेरोजगार बनाने वाली लहर सरकार पर चलाने का आरोप है। कॉन्ट्रैक्ट पर दशकों से काम करते नर्सिंग कर्मचारियों को रोजी रोटी के संकट में रोजगार छीनकर धकेला जा रहा है। राहुल गांधी जब लिखते हैं कि अब की बार करोड़ों बेरोजगार और कौन जिम्मेदार, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसी ट्वीट को कोट करते हुए बेरोजगारी बढ़ने पर एक निबंधात्मक ट्वीट करते हैं, जिसमें कहते हैं कि एनडीए राज में रोजगार खत्म हो रहा है और जनता बेरोजगारी में डिप्रेशन में जा रही है। लेकिन वही गहलोत सरकार काश अपने ही राज्य में देख लेती कि दौसा से लेकर जयपुर तक एक झटके में बेरोजगार कर दिए लोग उसी अवसाद में जाने के डर से दौड़ भाग रहे हैं, जिसकी चिंता राजस्थान सरकार को दूसरे राज्यों में होती है। अगर चिंता बेरोजगारी की है तो फिर दौसा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर से लेकर कलेक्टर के ऑफिस के बाहर तक तपती गर्मी में प्रदर्शन के लिए नर्सिंग कर्मियों को लाचार किसने किया? ये वो नर्सिंग कर्मचारी हैं जिन्हें संविदा पर रखने का वादा करके काम तब कराया जब कोरोना प्रचंड था, लेकिन जैसे ही कोरोना की रफ्तार घटी, बेरोजगार बनाने की रफ्तार राजस्थान में दावा है कि सरकार ने तेज कर दी। 30,000 पोस्ट नर्सिंग कर्मचारियों की निकाल कर अब तक 15,000 की भी भर्ती नहीं की गई। आज तक ने इस मुद्दे पर दस्तक दी तो अधिकारी भरोसा देने लगे कुछ रास्ता निकालेंगे। 75 के आसपास एएनएम जो भर्ती की थी, यूटी बेस पे 2 महीने के लिए भर्ती किया था कोविड को देखते हुए, और उसमें जो कुछ टेक्निकल कमियां थी कि उनको पैरामेडिकल संपर्क में शामिल नहीं कर रहे थे। जब पत्र हम इधर से गए तो कॉन्स्पोंडेंस हुआ कलेक्टर साहब का और सभी का प्रयास रहा, तो उसमें उनको कंसीडर करते हुए उनको एएनएम को अलाउ कर दिया है। और अलाउ कर दिया तो सभी पूरे राजस्थान के अंदर सभी जिलों के अंदर जो एएनएम हमने लिए हैं वो एएनएम का सबका इसमें यूटी में चयन हो जाएगा। अब जरा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए, जो उत्तर प्रदेश में पक्की नौकरी की जगह संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखने के मुद्दे पर जोर शोर से आवाज उठाती है। लेकिन प्रियंका गांधी की आवाज क्या गहलोत सरकार तक नहीं पहुंच पाती, जिनके राज में जयपुर में ही नर्सिंग काउंसिल में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी अब अपना रोजगार छीन लिए जाने के बाद मंत्रियों और अधिकारियों के दफ्तर के बाहर अपनी नौकरी के अधिकार के लिए परेशान घूमते हैं। सभी बहन भाई कोई 25 साल से कर रहे हैं, कोई 14 साल से, कोई 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। कहीं तो बेचारे इतने वो है कि जहाँ किराए के मकान में रह रहे हैं, उनके 2-2 महीने से किराए का मकान नहीं चल रहा, वो किराया भी चुकाने के लिए नहीं हो रहा। कोरोना काल में जब रोजी रोटी पर संकट है, इन लोगों की नौकरी चली गई। रोज सुबह ये स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राजस्थान के दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं कि कहीं तो सुनवाई हो, लेकिन 40 दिन हो गए, कोई इनको सुनने वाला नहीं है। 40 दिन से ऐसे ही मंत्रियों के बंगलों के बाहर अपनी नौकरी मांगने पहुंचते ये कर्मचारी अब स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। इनमें से कोई कुछ महीनों से काम कर रहा था, कोई कुछ सालों से, कोई 8 साल से, कोई 40 साल से। सबको एक झटके में बेरोजगार बना दिया गया। कोरोना काल के अंदर हमारे को रजिस्ट्रार साहब ने निकाल दिया, बोले तुम्हें नहीं रखेंगे। अब हालत ये हो रही है कि हम को कोई भी है ना जो वैकेंसी देने के लिए तैयार नहीं है कोरोना काल के अंदर। दूसरी बात, कितने साल से काम कर रहे हैं? 11 साल हो गए। 11 साल से राजस्थान काउंसिल में कार्यरत है, और इसके बावजूद हालत ये हो रही है कि न इधर के रहे न उधर के रहे। रोज ये कर्मचारी घर से निकलते हैं लेकिन दफ्तर जाने को नहीं, बल्कि जब सबसे ज्यादा जरूरत पैसे और सुरक्षा की है तब बेरोजगार कर दिए जाने पर मंत्रियों के घर और दफ्तर के बाहर इंसाफ मांगने के लिए कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश इन बेरोजगारों को स्वास्थ्य मंत्री के घर तक खुद लाए हैं। जहाँ कोरोना काल में अपन रोजगार देने की बात कर रहे हैं, किस तरह से इनको जो भी जरा सुविधा कर्मी थे नियमित करने की एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ इनको हटाना कहाँ तक उचित है? इन लोगों की बात को माननीय मंत्री जी से मिलकर इनकी समस्या का जो समाधान है वो करवाएंगे। कोर्ट तक ने दावा है कि जिन कर्मचारियों का रोजगार छीनने पर स्टे ऑर्डर दिया, ना उस कोर्ट की सरकार सुनती है, ना अपने विधायकों की। तो क्या रोजगार के मुद्दे पर चिंता वाले ट्वीट सिर्फ दूसरे राज्यों के लिए करेंगे? अपने राज्य में चाहे कर्मचारी जिए या मरे। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद टीएमसी सांसद नुसरत जहां की शादी से जुड़े विवाद पर बात करेंगे, जिसमें राजनीति की भी एंट्री हो गई है। आप देखते रहिए आज तक।